इकोनॉमी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। तो यार वीडियो आखिर तक देखना। इस वीडियो में एग्जैक्टली बताऊंगा किस तरीके से इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आखिर तरीका क्या है। सो एक सेकंड भी स्किप मत करना और बहुत ही ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपको 8 टॉपिक्स के ऐसे लिस्ट देने वाला हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछेंगे ही। लाइक आई एम डैम श्योर कि इन टॉपिक्स से तो क्वेश्चन आने ही है। देन आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स फेच करके देंगे इन इकोनॉमी। देन आई विल ऑल्सो गिव यू द ट्रेंड एनालिसिस कि क्या ट्रेंड रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। देन आई विल प्रोवाइड यू सम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आखिर पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। देन आई ऑल्सो प्रोवाइड कि किस तरीके से इकोनॉमी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, व्हाट इज़ द वे कि आप इन रिपीट हो रहे क्वेश्चंस पे तो गलत ना करो। एंड देन डे वाइज प्लान, एग्जैक्टली आई विल प्रोवाइड यू विद द डे वाइज प्लान कि किस तरीके से आपको इकोनॉमी करना है, कौन से सोर्स से करना है। ये 8 टॉपिक्स हर कुछ ही मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। सो हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि किस तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या कि कोई एक टर्म या कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट होते रहते हैं। जैसे एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। ये क्या है? ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया, है ना, तो आप ये क्वेश्चंस आराम सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आराम से। क्योंकि ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इकोनॉमी में, ये ट्रेंड यूपीएससी पिछले 40 सालों से फॉलो कर रहा है, फ्रॉम पास्ट 40 ईयर्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो 2011 से पेपर लेके आया हूँ। देखो 2011 में एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस विच द गवर्नमेंट कैन टेक। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे इसको सॉल्व किया था तो उस समय का ये टिक लगा हुआ है ना। सो डी वैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, adopting suitable policy which attract greater FDI and more funds from FII. FII बोले तो foreign institutional investor, FDI बोले तो foreign direct investment. Which of the above actions can help in reducing the current account deficit? तो the question is for current account. ठीक है, current account से क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट क्या है? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट एक होता है, एक कैपिटल अकाउंट एक होता है। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज कि अगर हमको करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है तो गवर्नमेंट का क्या मेजर रहेगा। ठीक है, अब द फर्स्ट ऑप्शन इज डी वैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। अब ऑब्वियसली डी वैल्यू और डोमेस्टिक करेंसी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए सिंपल सा बस अपने को ये समझना है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट कम होगा तो करेंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होएगा। ठीक है, अपने को एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा तब जाके डेफिसिट कम होएगा। ऑब्वियस है, बेसिक सा इकोनॉमी है ना। अब डी वैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को अगर डी वैल्यू करेंगे मतलब क्या कि पहले अगर $1 की वैल्यू 50 रुपये थी तो अब हो गए 70 रुपये। ठीक है, तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि यार जो चीज़ मेरे को पहले 50 की मिल रही थी मेरे को 70 को मिल रही है, तो हम इम्पोर्ट कम करेंगे। ठीक है, और इससे हमारा एक्सपोर्ट तो है बढ़ेगा, एफडीआई ज़्यादा होगी, एफडीआई ज़्यादा होगी तो डी वैल्यूइंग वर्क करेगा। ठीक है, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, अब एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर वो कम कर देंगे तो लोग एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे। एक्सपोर्ट पे सब्सिडी अगर नहीं देगी गवर्नमेंट तो लोग एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड फ्रॉम एफआईआई। सिंपल सा ही है, डेफिसिट अगर कम करना है तो आपको एफडीआई अट्रैक्ट करना ही करना है। एंड द आंसर इज 1 और 3। ठीक है, अब क्या था कि आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट अगर पता है कि अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इम्पोर्ट कम करना है, बस आपको इतना ये कंसेप्ट बस पता होना चाहिए, ये आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो उसी तरीके से एफडीआई, एफआईआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी सप्लाई, है ना, तो इन सब का क्या करना होगा, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी। सिंपल से एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं। देखो अब देखो, विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करेंट अकाउंट, अब करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, है ना। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, तो जो भी एसेट और लाइबिलिटी होती है वो कैपिटल अकाउंट में आती है, और जो भी तुम्हारे बीओटी और सर्विसेज होते हैं वो तुम्हारा कहाँ आता है, गुड्स एंड सर्विसेज,
आती है तुम्हारे करंट अकाउंट में, है ना, और एसेट एंड लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट में। सिंपल। सो 1 और 3 इज द आंसर। फिर देखो, फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ करंट अकाउंट। देखो अब 2011 से ही पूछ रहे हैं, 2014 में पूछा, फिर 2017 में पूछ लिया ये कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इस पे आते हैं। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस, क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, है ना, ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स। भाई कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। सो दिस विल द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। आंसर तक नहीं पहुंचना मेरा है, बस मेरा ये मोटो कि आप इस स्टेटमेंट को समझो और ये जो थीम है, इस थीम को समझो कि ये थीम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, ये 2020 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इज लेस देन इट्स मर्केंडाइज इंपोर्ट, तो बिल्कुल करेक्ट है, अपना इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, सही स्टेटमेंट। देन इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स, ठीक है, डिक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स में, नहीं पता, चलो आगे देखते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल सही है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है सर्विसेज का। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी बिल्कुल सही है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। 3 और 4 सही है, 3 और 4 इसमें 1, 3, 4 आंसर है, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ करंट अकाउंट का मतलब भी पता है तो क्वेश्चंस इस तरीके से रिपीट होते हैं, समझ रहे हो, थीम बार बार रिपीट होता है। मैं दिखा रहा हूँ ये थीम, देखो करंट अकाउंट ये जो थीम है ये किस तरीके से रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से देखो, WTO से हर साल ही क्वेश्चन पूछा है, 15 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि टर्म अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ, तो ऑब्वियसली WTO, ठीक है, जहाँ भी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स दिखे सीधे WTO पे मार दो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू समटाइम फाइंड द एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, आपको पता है ये WTO अफेयर्स है। वैसे मैं जब इंटरनेशनल रिलेशंस का PT 365 कराऊंगा तो उसमें मैं ये तीनों बॉक्सेस को अच्छे से समझाऊंगा भाई, ठीक है। अभी बस कंसेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देन 17 में क्या क्वेश्चन पूछा, इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO, चलो ठीक है। TFE इज अ पार्ट ऑफ WTO's बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज 2013 एंड TFA केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। एक्चुअली 2017 में क्वेश्चन ही इसलिए आया था कि 2017 में इन्फोर्स हुआ था, समझा, फेब 2017 में ये इन्फोर्स हुआ था, समझ रहे, उसलिए करंट अफेयर्स बनाकर एक क्वेश्चन पूछे थे। तो बस यही जानना चाहता था कमीशन, एंड द आंसर वाज 1, 2 एंड 3। फिर देखो WTO से क्वेश्चन आता है 2018 में, इंडिया इनैक्टेड द GI टैग रजिस्ट्रेशन एक्ट इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशन टू, एंड द आंसर वाज WTO। इस तरीके से देखो। फिर अब IMF, फिर से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है IMF से, है ना। देखो ये 2016 में पूछा, देन 2020 में पूछा, इस तरीके से लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। गोल्ड ट्रांच किससे रिलेटेड है, तो क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर, हर साल ये पूछते हैं। IMF SDR से पूछा, है ना, तो SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ IMF SDR, तो इट इज रेनमिनपे, है ना। देन रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इट इज IMF। तो IMF से हर साल ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम देख लो। इसीलिए आई रिपीट कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट है। PYQs से क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं और तुमको 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेटेड दिख जाएंगे और 30 से 40 क्वेश्चन तो सेम पैटर्न पे दिख जाएंगे 2025 के पेपर में। इकोनॉमी के लिए PYQs तो बहुत मस्ट है, वैसे तो PYQs ओवरऑल भी बहुत मस्ट है, बट इकोनॉमीज के लिए इट इज़ मस्ट, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्या है, IMF से डिस्कसेस मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, एडवाइजेज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज एन ऑब्जर्वर इन IMF मीटिंग, बहुत ही जेनरिक सा है, बोथ इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से सेम टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। उसीलिए अपने को हाई यील्डिंग एरियाज, ये थीम्स, ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट कम्स टू ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। 2015 में 21 क्वेश्चन पूछते हैं इकॉनमी से। तुम सोचो 100 में से 21 क्वेश्चन सिर्फ इकॉनमी से आ रहा है। 16 में 23, 17 में 25, 18 में 20, 19 में 23, 20 में 20, ठीक है। देन ये थोड़ा कम हुआ, 21 में 15 हो गया, 22 में 14 हो गया, 23 में 18 हो गया, 24 में 15। मतलब इसमें तुम लेके चलो ऑन एन एवरेज 18 to 19 क्वेश्चन इकॉनमी से पूछ रहे हैं। तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये।
और अगर तुमने जो मैं पैटर्न समझा रहा हूँ उसको अगर तुमने पकड़ा तो मैं तुमको बता रहा हूँ तुम आराम से 15 क्वेश्चन सही करके आओगे। 14 to 15 तो तुम्हारे कहीं नहीं गए, ठीक है। देन इजी क्वेश्चंस कितने पूछते हैं, तो 3, 7, 9, 8, 8, 8, 7, 5, 8, 5 ये दिया हुआ है, तो तुम्हारा मान चलो 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इजी क्वेश्चन पूछते हैं। इस 18 में से 6 क्वेश्चन एवरेज पूछ रहे हैं। मेनली पूछते हैं मीडियम लेवल क्वेश्चन, और मीडियम लेवल क्वेश्चन कौन होते हैं, वही जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने बहुत ज़रूरी है, समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही ये मीडियम का पार्ट क्रिएट करता है। और मीडियम में मैं बता रहा हूँ आपको ऑन एन एवरेज आप 10 क्वेश्चंस लेके चलो, ठीक है, या चलो कम से कम लेके चलेंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन तो कम से कम लेकर के चलो। डिफिकल्ट वाले अगर आप छोड़ भी दोगे ना, अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी आपको इजी और मीडियम मिला करके 16 क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आप गलतियां भी करो तो आप चलो कितनी गलती कर दोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, आप 11 से 12 क्वेश्चन तो सही करके आओगे एंड द इकॉनमी विल बी सॉर्टेड। कहाँ से करना है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है वो बता रहा हूँ मैं। देन लेट्स कम टू हाइलाइटिंग टॉपिक्स। कौन कौन से हाइलाइटिंग टॉपिक्स है, ठीक है। तो पहली बात, एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, इकॉनमी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इंडियन इकॉनमी, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो माइक्रो से क्वेश्चन नहीं पूछते, 10 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उसको नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको क्या क्या देखना है, तो ये देखो अब 42 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेक्टर से आया हुआ है। जो हमने बीओपी बताया था ना, एफडीआई एफआई जो मैं बता रहा था अभी आपको, उसीलिए मैंने क्वेश्चन वहाँ से उठाया था। 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली केवल एक्सटर्नल सेक्टर से केवल पूछे गए पिछले 10 सालों में, ठीक है। 20 क्वेश्चन सिर्फ फिजिकल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजटिंग से पूछा गया है, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। देन फिनेंशियल मार्केट से 16 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन से। अब तुम देखो ट्रेंड एनालिसिस अब तुम करो, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक ये और ये अकेले का काफ़ी है कि तुम 50% से अबव स्कोर करो इकोनॉमी में, सिर्फ ये 4 टॉपिक्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनसे, ठीक है। देन कम्स मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझा। चलो इसी तरीके से जाओ इंडियन इकोनॉमी देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी में से एक टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर। भाई इतने क्वेश्चन पूछे हैं, देखो 23 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 10 सालों में, 23 क्वेश्चन, समझा। ये देखो इंडस्ट्रीज से 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ देखो ये लेबर एम्प्लॉयमेंट से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लैंड रिफॉर्म से 2 क्वेश्चन पूछे, और तो बताओ बैठ के रटे यार हो लैंड रिफॉर्म, वो पढ़ रहे हो जमींदारी महलवारी, वो अपन मॉडर्न हिस्ट्री तक ही सीमित रखना है। लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट याद कर रहे हैं, नहीं याद करना वो, मुझे इक्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन से क्या बस सिर्फ 2 क्वेश्चन है। लुक मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, देखो जैसे मान के चलो कि अगर इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आरओआई बहुत कम है, अपना फिर उसके चक्कर में इसको मिस कर रहे हो जो एक लो हैंगिंग फ्रूट है मेरे हिसाब से। इसमें आपको केवल कंसेप्ट समझना है। यहाँ अगर आप एक्ट से याद करने जाओ तो आप बैठ जाओगे, रटने लगोगे, आरओआई कुछ नहीं है, समझ लो मेरी बात को, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो द नेक्स्ट इज, अब लेट्स कम टू द डे वाइज प्लान, है ना। सो अपने को सोर्स कौन सी रेफर करनी है, तो इंडियन इकोनॉमी की विवेक सिंह सर की बुक, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ मैं इस सर बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और ये प्लान की भी पीडीएफ मैं वहीं दे दूंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो इंडियन इकोनॉमी बाई विवेक सिंह आपको पढ़नी है, 7th एडिशन, ये एडिशन मैं आपको दे दूंगा। 400 पन्ने की बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बुक लिखी गई है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लिखी गई है, तो गो फॉर दिस बुक। हाँ, डे 1 में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 and 2, डे 2 में यू हैव टू कवर चैप्टर 3 and 4 इस बुक की, डे 3 में यू हैव टू कवर चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, डे 4 में यू हैव टू कवर चैप्टर 10, 11, 12 and 13, एंड डे 5 में हम लोग बैकलॉग्स देखेंगे अगर रह जाता है, वरना कोशिश करो कि डे 5 का दिन ना देखना पड़े, ठीक है। आराम से, बहुत ही आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहली इकॉनमी नहीं भी पढ़ी है तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बुक लिखी गई है, बहुत ही इजी, तो कोई वीडियो कुछ भी आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से जाओ, इस बुक को पढ़ो, कहीं डाउट होता है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे पूछ भी सकते हो रिगार्डिंग इकॉनमी, ठीक है। मैं इकॉनमी से ही हूँ, तो इकॉनमी मेरा बहुत ही अच्छा है, कोई भी डाउट हो इकॉनमी से रिलेटेड आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर मेरे को रीच आउट कर सकते हो।
इस बुक को करने के बाद आपको PT 365 करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इकोनॉमी की PT 365 करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक, IR और इन्वायरमेंट की मैं ऑलरेडी अपने गेम ऑफ करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना है टेलीग्राम देख लेना, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट इसकी PT करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। दिस बुक इज़ मोर देन इनफ। देन आ जाओ 8 टॉपिक्स की लिस्ट जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। सो द फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, सेकेंड इज गवर्नमेंट बजटिंग और फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। थर्ड इज बैंकिंग सिस्टम इज इन इंडिया, फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर, अभी हमने ऊपर देखा था कितना इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ इज पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस बुक में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें कवर्ड है, ये जो भी मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ ये बुक से ही आपको कवर करनी है, ठीक है, तो आराम से ही आपका सब कवर हो जाएगा। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। देन एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर एंड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ये हुआ आपके टोटल 8 टॉपिक्स का लिस्ट जो आपको पूरी कवर करनी है, और क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और अगर पूछ देता है तो किसी से भी सॉल्व नहीं होगा और कट ऑफ -2 जाएगा, ठीक है। आपको इतने टॉपिक सिर्फ कवर करने हैं। ये पूरा PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा विद विवेक सिंह सर की बुक, जाना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। इकोनॉमी में कोई डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। अब लोग अक्सर मैं बोलता हूँ ये सारी चीज़ें, बट डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, ख्याल रखो, पढ़ाई करो।